नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी ज्योग्राफी की क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुमंडल। वायुमंडल आप लोगों को पता है कि ज्यादातर परीक्षाओं में, कोई एसएससी की परीक्षा है, का आपका आपकी कोई भी स्टेट की एक परीक्षा है, चाहे आपका कोई भी जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, कोई भी एक परीक्षा है, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को हम प्रीवियस ईयर के साथ में सभी के पढ़ने के साथ साथ इसका अध्ययन जो आज हम करेंगे। ठीक है, देखो पूरा पूरा हम जो वायुमंडल है उसे हम क्वेश्चनों के माध्यम से भी करेंगे और आपका थ्योरी के माध्यम से भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और थ्योरी के माध्यम से दोनों तरह से इस क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर को हम करेंगे, पूरे चैप्टर को हम करेंगे। ठीक है जी, देखो सबसे पहले चलो एक बार हम थ्योरी समझ लेते हैं। एक बार हम थ्योरी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो दिए है, यहाँ पर दिया है पूरा पूरा पृथ्वी हमारा वायुमंडल यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बारे में देखो। देखो वायुमंडल के कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें कितनी परतें पाई जाती है, किस प्रकार। तो देखो इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो हमारी एक दो तीन चार और पांच परतें पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर जिसे समताप मंडल कहा जाता है। तो इसमें आपको दोनों तरह से याद रखने की जरूरत है, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर जिसे मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल कहा जाता है। ये ट्रोपोस्फीयर नहीं, इसमें गलत दे रखा, थर्मोस्फीयर होगा। ये क्या होगा? थर्मोस्फीयर होगा, थर्मोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है जी, जिसे आयन मंडल कहा जाता है, कभी कभी आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है जी, आयनोस्फीयर भी कभी कभी इसे कहा जाता है। ठीक है जी, आयन। और एक्सोस्फीयर जिसे आपका बाह्यमंडल कहा जाता है, जिसे बाह्यमंडल कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो इसके बारे में बारी बारी से जानकारी लेते हैं। जैसे क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी क्रिया होती है, इसमें बादल वगैरह वर्षा वगैरह सभी इसी में होती है। ठीक है जी, वहीं पर स्ट्रेटोस्फीयर जिसे समताप मंडल हम कह रहे थे, तो हवाई जहाज यहीं पर उड़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं? मेसोस्फीयर में उड़ते हैं, आपका सॉरी स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है जी, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि यहाँ पर वायु के कण कहाँ पर चमकते हैं। ठीक है, कहाँ पर चमकते हैं? ये कहाँ पर चमकते हैं? मेसोस्फीयर में चमकते हैं, मेसोस्फीयर में चमकते हैं यानी मध्यमंडल में चमकते हैं। ठीक है जी, हाँ मेसोस्फीयर में। वहीं पर पूछ लिया जाता है सैटेलाइट वगैरह कहाँ पर, या फिर ध्वनि जो क्वेश्चन के पूछ लिया जाता है कि रेडियो तरंगें कहाँ से परावर्तित होकर आती है, थर्मोस्फीयर से आती है, थर्मोस्फीयर से ये आती है। ठीक है, आयन मंडल से यानी आती है। वहीं पर पूछा जाता है, बाकी चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है जी, आयनों की सांद्रता कहाँ पर अधिक होती है, तो वहां पर एक्सोस्फीयर यानी बाह्यमंडल में होती है, एक्सोस्फीयर यानी बाह्यमंडल में होती है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने मोटा मोटी इसमें देख लिया है। तो यदि क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल लगभग एवरेज में इसका 14 किलोमीटर होता है, एवरेज 14 किलोमीटर होता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है इसकी ऊंचाई, और इसका जो यहाँ पर ध्रुवों पर 9 किलोमीटर होती है। तो एवरेज लगभग इसका 14 माना जाता है कि 14 किलोमीटर इसकी होता है। ठीक है जी, अच्छा क्षोभमंडल की यदि बात करें तो इसमें 75% लगभग वायु का 75% इसी में पाया जाता है, इसी में वायु का 75% पाया जाता है। और वहीं पर समताप मंडल की बात करें, वायुयान को बता दिया, वायुयान क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर समताप, समताप मतलब ताप समान होता है, और ये मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम बारी बारी से जो है क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत है? सबसे निचली परत कौन सी? अभी हमने आपके सामने पढ़ाई की थी, जो देखा था सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की, तो कौन सा? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर जो है वायुमंडल की जो सबसे पहली सबसे निचली जो परत है, सबसे निचली परत है। ये सारे सारे जो क्वेश्चन है सभी एसएससी और अन्य एग्जाम के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में सारी चीज देख ली, सभी जो मौसमी घटना सभी इसी में होती है, सभी जो है मौसमी घटना है, मौसमी घटना इसी में होती है। ठीक है, वायुमंडल का 75% लगभग उसमें पाया जाता है, और इसकी जो हाइट होती है कितनी होती है? लगभग एवरेज में 14 किलोमीटर होती है। वैसे भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, और आपके ध्रुवों पर 9 किलोमीटर होती है। इस वजह से माना गया है कि 14 किलोमीटर लगभग होती है। ठीक है भाई, अच्छा इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ओजोन परत जो है किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और सारे क्वेश्चनों को हम अभी देख लेते हैं आपके सामने। देखो ओजोन परत, तो ओजोन परत किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है इसमें। ठीक है, इसमें ओजोन परत मिलती है। देखो ओजोन परत, ओजोन परत क्या होता है? ओजोन परत के बारे में जानकारी हम पूरी लेंगे। ओजोन परत को O3 से डिनोट करते हैं, आपको पता है O3 से डिनोट करते हैं। देखो सन 16 सितंबर 1985 में, 16 सितंबर 1985 में एक जो है वैज्ञानिक रहे जोसेफ, या फिर कह सकते हैं जोसेफ, भौगोलिक वैज्ञानिक रहे जोसेफ फार्मैन।
जोसेफ फार्मन ने जो है इसकी खोज की थी 16 सितंबर 1985 में, ठीक है जी। कहां से की थी? अंटार्कटिका से। कहां से? अंटार्कटिका। इन्होंने पता लगाया था अंटार्कटिका पर कि जो ओजोन परत है इसका क्षरण हो रहा है। ओजोन का है, ओजोन जो परत है इसका जो है क्षरण हो रहा है। इसका कहां से पता, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका पता कहां से लगाता है, तो अंटार्कटिका से इसका पता लगाता है भाई, अंटार्कटिका से पता लगाता जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था, ठीक है जी। अच्छा, अब ओजोन के मापने की इकाई पूछी जाती है कि इकाई क्या है, ओजोन को कैसे मापते हैं, तो डाब्सन में मापते हैं। डाब्सन जो है ओजोन परत के मापने की इकाई है, डाब्सन, ठीक है भाई। अच्छा, एक अगली चीज पूछी जाती है, जो 16 सितंबर को इसी दिन जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है वर्तमान में। ओजोन ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को इसी याद में, ठीक है भाई। ये हमने सारी चीजें आपके सामने जो है देख ली, ठीक है जी। इसका क्षेत्र होने के कारण भी हम सारी देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस वगैरह कहाँ है, आगे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं इसमें, ठीक है भाई, आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, वहां परत जहां उल्काएं जलकर नष्ट होती है, वह परत ज्ञात करनी है हमें। जो वायुमंडल की वह कौन सी परत है जहां पर जो उल्का जलकर नष्ट होती है। उल्का जो है, उल्का पिंड जो है, जो कहां पर जलकर नष्ट होते हैं, कहां पर जो उल्का जो है जलकर नष्ट होते हैं, ठीक है जी। कहां पर होते हैं? मध्यमंडल में होते हैं। कहां पर होते हैं? मध्यमंडल में होते हैं, मध्यमंडल में होते हैं। अभी मैंने आपके सामने देखो, अभी देखा था ना, ये रहा मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, यहाँ पर ये रहा ना उल्का जल रहे हैं, तो मध्यमंडल में जो है ये जलकर जो है राख होते हैं, यही मध्यमंडल में जलकर ये राख होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मध्यमंडल के बारे में और देख लेते हैं। मध्यमंडल के बारे में और देखेंगे। यहाँ पर और क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। 50 से 80 किलोमीटर होते हैं ये हाइट इसकी कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर होती है, ठीक है। और कैमा परत है, तीसरी परत है ये। क्षोभ मंडल हो गया सबसे पहले, क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा समताप मंडल, समताप आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा? हमारा मध्यमंडल आएगा, मध्यमंडल आएगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो कहां पर उल्का जलकर नष्ट होती है? तो मध्यमंडल में, ठीक है जी। और यहाँ का टेम्परेचर जो है सबसे कम होता है, मध्यमंडल का टेम्परेचर जो है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है जी, मध्यमंडल। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडल की जो कौन सी परत है, कौन सी परत है जो कि रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। रेडियो तरंगें कहां से परिवर्तित होती है, अभी मैंने आपके सामने भी बताया, रेडियो तरंगें कहां से परावर्तित होती है, ठीक है जी। तो कहां से होती है? आयन मंडल से होती है, आयन मंडल से ये परावर्तित होती है। कहां से? आयन मंडल, यानी आयनोस्फीयर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? आयनोस्फीयर कहते हैं। कभी कभी देखो ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। आयनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, कभी कहीं कहीं थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है आयनोस्फीयर को। देखो दोनों चीज हमें इसी वजह से तुलना करके पढ़ना चाहिए, इसी वजह से तुलना करके इन्हें पढ़ना चाहिए। कभी कभी अलग पूछ लिया जाता है, आप कहोगे मास्टर ने तो ये चीज पढ़ा दी, मास्टर ने तो ये पढ़ा दिया। तो आयनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल देखो, आयन मंडल जो है इसमें जो तापमान जो है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है टेम्परेचर इसमें, ठीक है जी। इसमें क्या है? रेडियो तरंगें परावर्तित होकर आती है, ठीक है जी। जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट, जो यहीं पर आयन मंडल में स्थित होती है। अभी देखा नहीं था हमने, देखो ये थर्मोस्फीयर, यहीं पर सैटेलाइट वगैरह, ठीक है, ये रहा सैटेलाइट वगैरह यहीं पर स्थित होती है, यहीं पर स्थित होती है। कहाँ पर? आपके आयन मंडल में, आयन मंडल पर ही, आयन मंडल में ही स्थित होती है, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है जो ये आयन मंडल से पूछी जा सकती है, यहाँ की जो हवा है वो आवेशित होती है, यहाँ की जो वायु है, वायु है वो आवेशित होती है, आवेशित, यहाँ की वायु जो है वो आवेशित होती है, ठीक है जी। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्युत विसर्जन में, या ऐसे कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। आयन मंडल हमने देख लिया। अगली है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। देखो बहुत बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई मेरे से गलत हुआ था, आपके दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया कि तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है। देखो वायुमंडल की बात करिए, देखो वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, और आपकी ऑर्गन पाई जाती है, और आपकी CO2 पाई जाती है। मुख्य से चार यही गैस है। ये पाई जाती है 78% लगभग, ठीक है जी। ये पाई जाती है लगभग 21% जो ऑक्सीजन है। ऑर्गन पाई जाती है लगभग 0.93%। इनका पूछा जाता है कि दूसरे तीसरे पर कौन सी पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन सी आ गई? नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर आ गई ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आ गई ऑर्गन, और चौथे नंबर पर आ गई भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें पूछी जाती है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाएगी, तो नाइट्रोजन पाई जाएगी। दूसरे नंबर पर कौन सी पाई जाएगी? ऑक्सीजन पाई जाएगी। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरे नंबर पर कौन सी पाई जाती है, तो हम मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिया था, तो चौथे नंबर पर पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसके बारे में हमने जानकारी ले ली, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी। देखो कुछ ग्रीन हाउस जो गैस है मैंने यहाँ पर लिख दी है, कुछ ग्रीन हाउस जो गैस है मैंने यहाँ पर लिखी है, 1 मिनट में उन्हें अभी दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक है भाई। देखो
जैसे कि देखो, ये रही ग्रीन हाउस गैस, देखो जिसमें ग्रीन हाउस गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आपका CH4 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, ये सभी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैसों की उदाहरण है भाई, ग्रीन हाउस गैस के ये उदाहरण है। यहाँ पर क्या पूछ रखा है, मुख्य रूप से कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस में आती है, कौन सी आती है इनमें से, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कौन सी है, ऑर्गन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसमें जो माना गया है CO2 माना गया है, इसमें क्या है, CO2 है, इनमें से क्या है, CO2 है। ओजोन नहीं होगा भाई, ओजोन का क्षरण हो रहा है। नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन क्यों होगा भाई, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके साथ ही आपका मीथेन है, CH4 है, और आपका जो हमने देखे हैं सारे के सारे। ठीक है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किससे करती है, अवरक्त तरंगों से, परावैंगनिक किरणों से, गामा किरणों से, या रेडियो तरंगों से, किससे करती है, किससे हमारी जो रक्षा करती है। तो परावैंगनिक विकिरण जो है, परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट जो किरण है, रेज है, उनसे हमारी रक्षा करती है, परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव होता है, उसको मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। ठीक है, कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो, ये सारी चीजें देख लेते हैं। देखो, एनीमोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की तीव्रता मापने के लिए, वायु की स्पीड जैसे कह सकते हैं, स्पीड मापने के लिए वायु की किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा दाब मापने के लिए, वायु का दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, बैरोमीटर का प्रयोग राइट आंसर रहेगा। हाइग्रोमीटर की बात कर रहे थे, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए, इसमें नमी मापने के लिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी मापने के लिए हमारे हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का आप जानते ही हो, ठीक है, टेम्परेचर मापने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए ये थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीनों दबाव मैंने देख लिया ना। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन आया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे हम पूरी अच्छी तरह से आपके साथ समझेंगे। इसमें कहा है जेट स्ट्रीम जो है किससे संबंधित है, क्या है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम आपको बता देते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है, वायुमंडलीय हवा है। ये क्या है भाई, ये है एक वायुमंडलीय हवा। देखो क्या होता है, हवा होती है, बहुत प्रकार की हवा होती है। जेट स्ट्रीम इनमें से है जिसकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा होती है। स्पीड जो है इसकी लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होती है, 600 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमें दिखाई देती है जेट स्ट्रीम, क्षोभ सीमा में दिखाई देती है। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा के बारे में भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। ठीक है, जेट स्ट्रीम है, इसका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा था, जेट इसका नाम क्यों रखा गया था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्या था, जैसे कि कोई भी एरोप्लेन उड़ रहा था इधर की तरफ, इधर की तरफ, और हवा चल रही थी इधर की तरफ, तो इसने क्या काम किया, इसमें बहुत ज्यादा रुकावट पैदा की। जो 2 घंटे का रास्ता था उसे 4-4, 5-5 घंटे इसने लगा दिए। तो इसी वजह से इसका नाम जो जेट स्ट्रीम रखा गया, पहला कारण तो ये होगा। इसका उत्पत्ति का कारण क्या है, तो तापांतर होता है। तापांतर मतलब तापमान अंतर, तापांतर। ठीक है जी, तापांतर क्षोभ सीमा में बढ़ने के कारण, उत्पत्ति के कारण क्षोभ सीमा में तापांतर जब बढ़ जाता है। ठीक है, क्षोभ सीमा में जब तापांतर बढ़ जाता है तो उस वजह से जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। दूसरी चीज देख लेते हैं, ये जो चलती है ना, ये जो चलती है लेंडर बनाती है, लेंडर मतलब घुमावदार, ऐसे ये लेंडर बनाती हुई चलती है, लेंडर बनाती हुई चलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी लेंडर बनाती हुई चलती है। ठीक है जी, अच्छा जी। दूसरी चीज क्या है, ये पृथ्वी पर 5 प्रकार की पाई जाती है, पूरी पृथ्वी पर 5 प्रकार की पाई जाती है, और गति जो है दाब प्रवणता के लंबवत होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ठीक है जी, दाब प्रवणता के लंबवत होती है। मैंने आपको बता दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पर इसका प्रभाव देखा गया था। ठीक है, इसी वजह से इसे जेट स्ट्रीम कहा गया है। ठीक है जी, जेट स्ट्रीम कहा गया है। इसकी बहुत ही ज्यादा गति होती है, बहुत ही ज्यादा गति होती है। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा ये गति होती है, इसी वजह से इसे कहा गया। ठीक है भाई, अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी पवनों का प्रमुख कारण क्या है। मानसूनी जो पवनें होती हैं उनका प्रमुख कारण जो है क्या है। ठीक है जी, अच्छा, मानसूनी पवनों का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है इसमें, पृथ्वी का घूर्णन है, या फिर आपका स्थल और जल का असमान ताप है, वायुमंडलीय दबाव है, या ओजोन परत का क्षय। इसमें पूछा मानसूनी पवनों का। मानसूनी पवनों का, अच्छा, एक और कॉमन सेंस की बात है, क्या हो सकता है, तो इसमें होगा स्थल और जल का असमान तापमान। स्थल और जल पर जो है असमान, अलग अलग जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसके कारण जो है मानसूनी पवनों का पवनें उत्पन्न होती है। मानसूनी पवनें उसी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्वेश्चन पूछा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पूछा गया किससे संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। जब हम पढ़ रहे हैं आपके सामने वायुमंडल, तो किससे संबंधित हो सकती है, इसका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का और SSC की अन्य परीक्षाओं का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। देखो,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये संबंधित है आपके ओजोन परत संरक्षण, किससे संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण। और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल क्या है, मॉन्ट्रियल क्या है, ये सम्मेलन होते हैं, ये सम्मेलन होते हैं, उन्हीं के नाम पर जो है, जिस शहर में सम्मेलन होते हैं उसी के नाम पर इनका जो है नाम दे दिया जाता है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो जो है एक जापान में शहर है, ठीक है जी। ऐसे मोन्टो है आपका, मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये भी अलग अलग, जैसे कि आपका ये जो क्या नाम है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये जो 1997 में जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में, ठीक है जी। हाँ, तो ये किससे संबंधित है, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसमें हुआ था कि हम ज्यादा से ज्यादा हमें जो कार्बन कैसे ग्रीन हाउस गैस है उनका सबसे कम से कम जो है उत्सर्जन करना चाहिए हमें, ठीक है, उसी से संबंधित है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अम्ल वर्षा से संबंधित। अम्ल वर्षा का मुख्य रूप से किन गैसों का कारण होती है, अम्ल वर्षा जो है इनमें से किन गैसों के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। देखो ऑप्शन ए दिया है इसमें CO2 और O2, और ऑप्शन बी दिया है इसमें, ऑप्शन बी दिया है SO2 और NO2, ऑप्शन सी दिया है इसमें CH4 और N2, और ऑप्शन डी दिया है O3 और S2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है SO2 और NO2, ठीक है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये जो है अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, अम्ल वर्षा के लिए, ठीक है। अम्ल वर्षा इन गैसों के कारण ही होती है, ठीक है, SO2 और NO2। क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल वर्षा का। पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा को किस रेखा के द्वारा चिन्हित किया जाता है, पृथ्वी और जो अंतरिक्ष की सीमा है किसके द्वारा जो रेखांकित चिन्हित किया जाएगा कि यहाँ से जो है पृथ्वी खत्म हो गई और यहाँ से जो है अंतरिक्ष शुरू हो गया, यहाँ से जो है अंतरिक्ष जो है शुरू हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है इसमें मैगीनॉट रेखा है, और एक है आपकी कॉर्मन रेखा है, एक डूरंड रेखा है, ट्रोपोपॉज रेखा है, किसके द्वारा किया जाएगा। तो कॉर्मन जो रेखा है, कॉर्मन जो रेखा है इसके द्वारा जो है पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमाओं को जो है चिन्हित किया जाता है, कॉर्मन रेखा को, ठीक है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन रहता है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर दाब कैसा होता है, दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है वायुमंडल में। तो बढ़ता है, घटता है, यहाँ पर समा रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो बी है, घटता है। जब हम ऊपर जैसे जैसे जाते रहते हैं तो ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर क्या है, दाब कम होता जाएगा, क्योंकि वही मैंने बताया था नहीं, क्षोभ मंडल में वायु का 75% पाया जाता है, 75% पाया जाता है। ऊपर वायु नहीं रहेगी तो दाब किसका रहेगा, वायु का ही तो दाब होता है, ठीक है। तो ये क्या है, घटता है। उत्तरी ध्रुव प्रकाश जो है किस परत में दिखाई देता है, एरोरा जो बेरेलियस है, मैं बताऊं आपको क्या होता है। ये होता है ध्रुवों पर जो है, कभी कभी क्या है, जैसे कि हमने जैसे अब दिवाली पर जलाई होगी ना आपने, जैसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ, फुलझड़ी, जैसे फुलझड़ी जलाते हैं, ऐसे ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है एक फुलझड़ी जलती हुई, मतलब एरोरा बेरेलियस कहा जाता है उसे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी परत में दिखाई देता है, कौन सी परत में दिखाई देता है, ठीक है जी। तो ये जो है तापमंडल जो होता है, तापमंडल में चीज दिखाई देती है, तापमंडल में दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश एरोरा बेरेलियस, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन, अगले हमने ये चीजें आपको बताई दी थी, इनका जो क्रम भी हमने बता दिया था कि क्या इनका क्रम रहता है, क्या इनका क्रम रहता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और हमने वायुमंडल के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके हिसाब से अब तक पूछे गए हैं या फिर अब तक बन सकते हैं, उन पर सारी पर चर्चा किया है। अब यदि आपका कोई भी सजेशन है कि सर इसमें ये चीज आपको आवाज में को संशोधन करने की जरूरत है, कि आपको ये चीजें इस तरह से करनी चाहिए, तो आपके जो सजेशन है वो हमें, ठीक है, प्रार्थनीय है। आप सजेशन, कोई भी सजेशन दे सकते हैं। और यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर कर दें सभी के लिए, जो नहीं जानते हैं उनके पास भी यदि ये कंटेंट पहुंचाए। और आप बताइए किस प्रकार से मैंने पढ़ाया, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, पूरी अपनी जान लगा दी इसमें, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार भाई, ठीक है भाई, चलो।